अस्सलाम वालेकुम बच्चों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज लेक्चर नंबर 15 है हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये नेक्स्ट चैप्टर है हमारा ग्रेविटेशन का, जो एमबीडी की बुक का है, चैप्टर नंबर 5। ठीक है। अदरवाइज चैप्टर नंबर 2 बनता है ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट हम पढ़ेंगे। आपको पता ही है ग्रेविटेशनल लॉ इज रिप्रेजेंटेड बाय, इज प्रपोज्ड बाय, इज स्टेटेड बाय द न्यूटन। उसने इसको दरियाफ्त किया था ग्रेविटेशन की फोर्स को किस तरह से कि वो एक दिन किसी बाग में बैठा हुआ था और किसी ट्री से उसने एप्पल को नीचे फॉल करते हुए देखा और उसके जहन में ये बात पैदा हुई कि किस तरह से हमेशा इस तरह की जो सारी चीज़ें हैं, फ्रूट्स और चीज़ें, इवन बॉल उसको हम ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो वो नीचे की तरफ ही क्यों फॉल करती है। इससे उसने ये रिजल्ट निकाला कि देयर मस्ट बी सम फोर्स which attract every object towards the center of the earth and that force is applied by the earth। तो लिहाजा उसने इस फोर्स को ग्रेविटेशन का नेम दिया। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम ये डिस्कवर हुआ कि यूनिवर्स की हर चीज़ जो है वो दूसरी मैस को अट्रैक्ट करती है विद द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। और न्यूटन्स लॉ जो है वो उस फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन को फॉर्मुलाइज करने के लिए और उसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल। इसको हम स्टेटमेंट इसकी हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की। एवरी पॉइंट मैस इन द यूनिवर्स, इसको पॉइंट मैस इसलिए कहा जाता है कि ये अपनी सेपरेशन के हिसाब से इसका डायमीटर बहुत बहुत स्मॉल होता है। तो आपको पता ही है कि यूनिवर्स में डिस्टेंसेस बहुत ज़्यादा लार्ज होते हैं। एज अ रिज़ल्ट जो हमारे ह्यूज प्लैनेट्स और स्टार हैं वो एक दूसरे के लिए एज अ पॉइंट मैस ही अपीयर होते हैं। Every point mass in this universe attracts every other point mass with a force that indicates the existence of force of gravitation। उसकी measurement के लिए that force which is directly proportional to the product of their masses, अगर हम उसको कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ द मैसेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, बिटवीन दैम की बजाय बिटवीन देयर सेंटर्स। ठीक है, जो सेंट्रल लाइन इनके सेंटर को मिला रही होगी उसका जो डिस्टेंस होगा, सेंट्रल पॉइंट्स को मिलाती है वो उसका जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम 2 पॉइंट मैसेज कंसिडर करते हैं M1 एंड M2 जिनके सेंट्रल पॉइंट को हमने मिला दिया है एक लाइन से और उस लेंथ का नेम हमने R रख दिया है, तो जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स अगर उसको हम F से रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मैसेज M1 एंड M2 एंड F is inversely proportional to the square of the distance between their center। F is proportional to 1 over R square, proportional to M1 M2 over R square। जब इस हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हम इक्वेशन में कन्वर्ट, ठीक है, इसको हम इक्वेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। जब हम इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो हम इक्वेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। जब हम इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो सम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी से हम मल्टीप्लाई करेंगे, से वो कैपिटल जी है। ठीक है, तो हमारे पास न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की ये फॉर्म आ जाती है। ठीक है, जी क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, डिपेंड करता है ये यूनिट्स ऑफ ऑल अदर क्वांटिटीज। यानी कि अगर मैं यहाँ से जी की वैल्यू निकाल रही हूँ, दूसरी साइड पे एफ आर स्क्वायर M1 M2 मेरे पास आ रहा है, तो फोर्स की यूनिट आर जो इनके दरमियान सेंटर्स के दरमियान डिस्टेंस है उसकी यूनिट और जो है मैसेज की यूनिट पे ये डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, और ये बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का कोएफिशिएंट इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, इसको हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, आपको भी मालूम है। और इसकी वैल्यू जो है वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन की गई है और क्या वैल्यू है 6.673 मल्टीप्लाई 10⁻11। तो ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है इसकी वैल्यू बहुत 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 स्मॉल है, लिहाजा हम इस फोर्स को बहुत फील नहीं कर सकते। ठीक है, ये हमें बहुत स्ट्रांगली फील नहीं होती, जस्ट इसके एग्जिस्टेंस को हम जो है वो
ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसका यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, अब हमने ये कहा कि एवरी पॉइंट मास इन दिस यूनिवर्स, फोर्स हमें मालूम है एक वेक्टर क्वांटिटी है, m1 को m2 अगर अट्रैक्ट करेगी देन फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल ड्यू टू सेकेंड पार्टिकल, तो वो उसकी डायरेक्शन जो होगी वो इस तरफ होगी, दैट इज। और अगर फोर्स ऑन सेकेंड पार्टिकल ड्यू टू फर्स्ट पार्टिकल है F21, तो वो हमारे पास ये डायरेक्शन होगी। अगर हम वेक्टर फॉर्म लें तो हमारे पास जो फोर्स ऑन फर्स्ट ऑब्जेक्ट है ड्यू टू सेकेंड ऑब्जेक्ट एंड फोर्स ऑन सेकेंड ऑब्जेक्ट ड्यू टू फर्स्ट इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगी, बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन होगी, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है और उसकी डायरेक्शन को भी हमने मद्देनजर रखना होता है। तो इस हिसाब से अगर वेक्टर फॉर्म लेंगे तो इनकी अपोजिट डायरेक्शन होगी, बट इनका मैग्नीट्यूड जो होगा वो सेम होगा। क्योंकि अगर फर्स्ट पॉइंट मैस दूसरे पॉइंट मैस को किसी फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है अपनी सेंटर की तरफ, तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी फर्स्ट पार्टिकल को अपने सेंटर की तरफ उतनी ही फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है। अब जी की वैल्यू जो है वो डिटरमिन की गई कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट। कैवेंडिश एक साइंटिस्ट था जिसने कि एक्सपेरिमेंटली इस चीज़ को इसकी वैल्यू जो है वो फाइंड आउट की। उसका जो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है वो इस फिगर में दिखाया गया है। उसने सबसे पहले इसके लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो क्या क्या हैं। एक हमारे पास लाइट रिजिड रॉड, तकरीबन उसका जो लेंथ है वो 2 फीट है। टू स्मॉल लेड स्फीयर हैं दैट आर अटैच टू द एंड ऑफ दैट रॉड। ये रॉड है, रॉड का लेंथ टोटल है L विच इज अप्रोक्सीमेटली 2 फीट। 2 लेड बॉल्स जो हैं, लेड मैसेज, इनको हमने अटैच कर दिया एट द एंड ऑफ दैट लाइट रॉड। सेकेंडली सस्पेंशन थिन वायर हमने ले ली है बिल्कुल सेंटर ऑफ द रॉड, उसके साथ उसको अटैच करके उसको हैंग कर दिया किसी रिजिड सपोर्ट के साथ। ठीक है, उसके बाद 2 लार्ज लेड बॉल्स भी हमें, लेड स्फीयर्स जो हैं वो हमें चाहिए, और एक हम यहाँ पे लैंप स्केल अरेंजमेंट इसको हम कहते हैं। एक मिरर हमने यहाँ पे अटैच कर दिया इस टॉर्शनल वायर के साथ। और लैंप स्केल अरेंजमेंट होता है कि लैंप से जो लाइट है वो इसके ऊपर फॉल कर रही है। फॉल होने के बाद हमें पता है जब कोई लाइट रे किसी मिरर पे फॉल करती है तो जितने एंगल पे वो फॉल कर रही है उतने पे ही वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। वो जहां पे रिफ्लेक्ट हो रही है वहां पे हमने एक स्केल रख देना है। उस स्केल के ऊपर जब ये हमारी मूवमेंट होगी, टॉर्शनल, बेसिकली इसको बैलेंस कहा जाता है, टॉर्शनल बैलेंस कहा जाता है, तो टॉर्शन प्रोड्यूस होगी यानी टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो जो लाइट फॉल कर रही है लैंप से मिरर पे और रिफ्लेक्ट होके स्केल के ऊपर पहले जिस पॉइंट पे थी वहां से कुछ थोड़ा सा मूव कर जाएगा। इनके मूव करने की वजह से ये सस्पेंशन वायर भी मूव करेगी, मिरर भी मूव करेगा। एज अ रिजल्ट लैंप की जो लाइट रे है वो किसी और पॉइंट पे फॉल करेगी। तो दोनों का डिस्टेंस निकाल के हमारे पास उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा या थीटा एंगल आ जाएगा जितना ट्विस्ट इसके अंदर प्रोड्यूस हो गया, और वहां से हम जी की वैल्यू को निकाल सकेंगे। ठीक है, अब हमें मालूम है ये 2 हमने लाइट लेड मैसेज रखनी है, यहाँ पे ये हैवी मैसेज रख ली हैं। अब ये आपको पता है कि एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स, जब एक मैसिव ऑब्जेक्ट होता है, यूनिवर्स अट्रैक्ट्स अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स। जब ये ऐसा होता है कि एक पार्टिकल लाइट है, सेकंड पार्टिकल जो है वो हैवी होता है, जैसे कि हमारे पास सन है, हमारे सोलर सिस्टम में वो हैवी ऑब्जेक्ट है, उसकी निस्बत हमारी जो अर्थ है वो लाइटर पार्टिकल है। तो ऑब्वियसली लाइटर पार्टिकल की जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो म्यूचुअल होती है, वैसे तो होती वही फोर्स है, लेकिन जो हैवियर ऑब्जेक्ट होता है वो अटैच कर लेता है दूसरे पार्टिकल को अपने साथ। इसी वजह से हमारी जो अर्थ है उसके ऊपर सन की जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है उसकी वैल्यू ज्यादा है, जिसकी वजह से हमारी अर्थ सन के गिर्द रिवॉल्व करती है। अब ये पार्टिकल जो है, ये हमारे पास ये वाला जो लेड बॉल है हैवियर है, ये इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा है, ये भी इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, बट दैट फोर्स इज स्मॉलर, इसकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कम है। इस वजह से ये जो है इस हैवियर ऑब्जेक्ट की तरफ जो है वो अट्रैक्ट हो जाएगा। इसी तरह से ये वाले पे फोर्स लगा रहा है ये हैवी लेड बॉल और ये अट्रैक्ट हो जाएगा इसकी तरफ। एज अ रिजल्ट जो है ये इस साइड पे मूव करेगा फोर्स से, चूंकि ये वाली मैसेज दोनों इक्वल हैं और ये वाली मैसेज दोनों इक्वल हैं, लिहाजा ये और ये फोर्स जो है वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगी बट
ऑपोजिट इन डायरेक्शन होगी। अगर इसको हम फर्स्ट बॉल कहें तो इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रही है वो है हमारे पास Gm1m2/r²। अगर हम इसके ऊपर करें तो इसके ऊपर भी जो फोर्स एक्ट कर रही है दैट इज m1m2 की बजाय हमारे पास आ रहा है Fg स्मॉल m कैपिटल M/r²। इसके ऊपर जो कर रही है वो भी हमारे पास स्मॉल m एंड कैपिटल M/r² है, यानी कि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। और इस पॉइंट के अबाउट ये यानी कि इस तरह से फोर्स इस तरफ एक्ट कर रही है, ये इस तरफ है, ये रोटेट करना शुरू हो जाएगा। अब ये जो पॉइंट है ये इसके साथ ये लटका हुआ है, हमारा लाइट रिजिड रॉड जो है वो इस पॉइंट के अबाउट रोटेट करना शुरू कर देगा, दैट इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब इसके ऊपर जो फोर्स यहाँ पे लग रही है वो इस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में है। इसका डिस्टेंस कितना है इस सेंट्रल पॉइंट से L/2, इसका कितना डिस्टेंस है L/2। सो अगर हमारे पास इक्वल फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही हों और उनका जो डिस्टेंस है पॉइंट ऑफ रोटेशन से भी सेम हो, दे फॉर्म अ कपल। तो लिहाजा यहाँ पे जो टॉर्क होगा वो अंडर द एक्शन ऑफ अ कपल होगा और उस कपल को हम टॉर्शनल कपल कहेंगे, ठीक है। उसको हम निकालेंगे कितना वो टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है इसके अंदर, वो कितना है, वो है कपल फोर्स होता है मल्टीप्लाई सेपरेशन लिखें कि या परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखें, ठीक है। टॉर्क होता है हमारे पास R×F। तो यहाँ पे फोर्स है, R कितना है, फर्स्ट फोर्स का भी L/2 है F, इसी तरह दूसरे का भी L/2×F है। जब ये एड अप हो जाएगा, टोटल टॉर्क ये एक्ट कर रहा है इन दोनों के ऊपर, ये हमारे सिस्टम के ऊपर, ठीक है। जब हम यहाँ से ×F कॉमन निकाल लेते हैं तो बाकी हमारे पास L/2 प्लस L/2, ये कपल के लिए यही है। आप अपनी 9th की क्लास में भी इसको रिवाइज कर सकते हैं। देखिए L/2 प्लस L/2 1L हो जाएगा, तो L×F हमारे पास टॉर्शनल कपल आ जाएगा। अब यहाँ पे देखा जाए तो फोर्स की डायरेक्शन ये है, L की डायरेक्शन ये है। अगर मैं इसको खोलती हूँ तो L और F का मैग्नीट्यूड है साथ में साइन ऑफ 90 एंगल, क्योंकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने ले लिया, 90 का एंगल है। हमारे पास L एंड F रह जाएंगे। अब F क्या है हमारे पास, ये हमने निकाली है, वो वैल्यू हम पुट कर देते हैं इसके अंदर। हमारे पास आ जाएगा टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी L मल्टीप्लाई, अब ये मल्टीप्लिकेशन है, ये क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, G स्मॉल m कैपिटल M/r², ठीक है। अब दूसरी तरफ जो हमारे पास लैंप स्केल अरेंजमेंट है, उसमें लैंप से जो है वो लाइट पास कर रही है, इसके ऊपर पड़ रही है, उसके बाद स्केल के ऊपर पड़ रही है, तो वो इंसिडेंट एंगल के बराबर एंगल थीटा बना रही है। जितना ज़्यादा एंगल, जितना ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होगा उतना ही ये एंगल, अगर ये इस तरह से है, थोड़ा सा इस तरह टिल्ट हो जाएगा तो किसी और पॉइंट पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी हमारी जो लाइट है और स्केल पे किसी और पॉइंट पे पड़ेगी। वो जो डिफरेंस ऑफ द एंगल है वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। वो हमारे पास क्या चीज़ है, जितना ज़्यादा टॉर्क उतनी ज़्यादा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ से हमारे पास एक और रिलेशन आ जाता है कि टॉर्क जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब इसको हम इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो हम एक सी थीटा, सी क्या है हमारे पास, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, इसको हम कहते हैं ट्विस्टिंग कांस्टेंट, ठीक है, ट्विस्टिंग कांस्टेंट, ठीक है। तो अब ये भी टॉर्क है, ये भी वैल्यू टॉर्क है, हम इसको इक्वल लिख लेते हैं, G स्मॉल m कैपिटल M/r² इज इक्वल टू सी थीटा, ठीक है। ये वैल्यू आ गई। यहाँ से हम G को अगर निकालना चाहें सी थीटा R²/L स्मॉल m कैपिटल M। अब अगर देखा जाए तो हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ मालूम है, क्यों, हमने अरेंजमेंट खुद की है। हमने कितनी मैसेज के बॉल्स लिए हैं ये हमें मालूम है, स्मॉल m भी मालूम है, कैपिटल M भी मालूम है। थीटा हमने पहले मैयर किया, रिफ्लेक्शन के बाद हमारे पास आया, अगेन थीटा का डिफरेंस जो है वो हमने मैयर कर लिया यहाँ से, ठीक है। थीटा भी हम मैयर कर सकते हैं, R की वैल्यू भी हम कर सकते हैं मैयर, जो है वो इनके दरमियान ये कितना डिस्टेंस है ये चीज़ है, ठीक है, सॉरी, इनके दरमियान कितना डिस्टेंस है इनके सेंटर्स के वो भी हम मैयर कर सकते हैं। कैपिटल L लेंथ ऑफ द रिजिड रॉड है, वो भी हम कर सकते हैं मैयर। इसका मतलब ये है कि ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वो हमारे पास मौजूद हैं।
अब चूंकि ये सारी वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं तो जी की वैल्यू जो है हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और कैवेंडिश ने जो वैल्यू फाइंड आउट की थी वो 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर थी, और विच इज़ वेरी क्लोज टू आज जो वैल्यू यूज़ हो रही है वो थोड़ी सी ज़्यादा प्रिसाइज है, 673 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। That's all for today.